गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। मैं लीडर लाइन स्कूल म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से मुंबई सेंटर से प्रियंका जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरा टॉपिक है समांतर रेखाएं। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 का चौथा, पांचवा, छठा और सातवां सवाल है। आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं आप लोगों के लिए। तो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 से स्टार्ट करना है। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2 के चौथे सवाल से स्टार्ट करना है। तो पहले सवाल देख लेते हैं और फिर हम लोग आंसर्स की तरफ चलते हैं। तो मैं क्वेश्चन की तरफ आपको लेके जाऊंगी। पहले क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उसके बाद हम आंसर्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आप अगर यहाँ पे देखेंगे, सवाल दिया हुआ है आकृति 2.24 में दिए गए कोणों के मापों के आधार पर x तथा y के कोणों के माप ज्ञात करें। पहले यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है। पहले यहाँ पे बोला है, यहाँ 130 अंश, यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ 50 दिया है, ये y दिया हुआ है और यहाँ पे रेखा L और M दिया हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि रेखा L समांतर है M के। पहले तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। अगर आप देखोगे ड्राइंग में तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो x y का मान ज्ञात करने के बाद और हमें सिद्ध करना है रेखा L समांतर है M के। ठीक है ना। तो बच्चों, हम लोग को ये सवाल पे अगर आप ध्यान से देखो तो सवाल में ही जवाब है। कैसे? सवाल में जवाब कैसे है वो देख लेते हैं। बच्चा, अगर आप देखो ये 130 डिग्री है, तो उसके जस्ट कॉर्नर पे ये 130 डिग्री है, तो उसके जस्ट कॉर्नर पे x है। मतलब ये 130 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 130। क्यों हो जाएगी? शीर्षाभिमुख कोण। मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण और रेखीय युगल कोण, ये सभी कोणों के बारे में जानकारी दी थी मैंने आप सभी को। तो अभी ये 130 अंश है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 130 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस एंगल बन रहा है, क्रॉस बन रहा है ना। तो क्रॉस को जो भी कोण बनते हैं उसको क्या कहते हैं? शीर्षा। ये 130 है तो x का मान भी क्या हुआ? 130। अगर ये 50 है तो उसके क्रॉस में क्या है? y है। उसके जस्ट सामने क्या है? y है। ठीक है ना। तो अगर ये 50 है तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई? 50। तो इससे हमारा x की वैल्यू कितनी निकल गई? 130 और y की वैल्यू कितनी निकल गई? 50। आगे हम लोग देखते हैं, सवाल की तरफ आगे जाते हैं। यहाँ देखेंगे बच्चा, मैंने यहाँ ड्राइंग बना के रखा है L और M का। फिर ये 130 है। यहाँ पे देखेंगे बच्चा, अगर ये 130 है तो ये भी क्या होगा? 130 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से कोण x बराबर 130 शीर्षाभिमुख कोण के प्रमेय से। इस तरह से अगर y का ये 50 है तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी शीर्षाभिमुख कोण से। तो x और y की वैल्यू तो हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें सिद्ध करना है रेखा L समांतर है M के। ये तभी सिद्ध होगा जब x और ये दोनों को, x और 50 को मिलाने के बाद 180 होगा। 180 क्या होता है? समांतरता के अंतःकोण के प्रमेय से अगर ये 180 हो गया तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर। तो आप अगर देखोगे बच्चा तो x की वैल्यू कितनी निकली है? 130 निकली है। 130 प्लस 50 कितना होता है? 130 प्लस 50 कितना होता है? 180 होता है। तो इसलिए रेखा L समांतर है M के। रेखा L समांतर है M के समांतरता के अंतःकोण की कसौटी से। तो ये समांतर कैसे हुआ? ये चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं? फिर से मैं आपको इस चीज को रिपीट कर रही हूँ। देखो बच्चा, ये 130 है तो ये भी x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 130 हो जाएगी। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण के नियम से, कोण के प्रमेय से। अगर ये 50 है तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। ये भी कौन से प्रमेय से? शीर्षाभिमुख कोण के प्रमेय से। अब तीसरा हमें सिद्ध करना था, रेखा L और M क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर। तो समांतर तभी होंगे जब ये दोनों का टोटल 180 होगा। तो x प्लस 50
x की वैल्यू 130 है प्लस 50 बराबर 180। रेखा L समांतर है रेखा M के, समांतरता के अंतःकोण की कसौटी से। तो बच्चा इस तरह से हमारा चौथा सवाल हो गया है। हम पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत इजी सवाल है, देखने के लिए लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत इजी सवाल है बच्चा। एक बार भी आपको अगर नियम समझ में आ गया, प्रमेय समझ में आ गया, तो ये सवाल बहुत इजी है। देखते हैं हमें सवाल की तरफ हम लोग, मैं वापस चल रही हूँ टेक्स्ट बुक की तरफ। यहाँ पे बच्चा अगर आप देखोगे रेखा ए बी समांतर है रेखा सीडी के, तो रेखा ए बी समांतर है सीडी के और फिर समांतर है ई एफ के, मतलब कि ए बी समांतर है सीडी के और सीडी समांतर किसके है, ई एफ के। ये तीनों एक दूसरे, ये ए बी समांतर है सीडी के और ई एफ भी, ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। अच्छा, क्यू पी, ये क्यू है, ये क्यू है और ये पी है, ये उसकी तिर्यक रेखा है। अच्छा, y और z का अनुपात दिया है 3:7। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू निकालने के लिए बोली है और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली है। तो चलो हम लोग देखते हैं सवाल की तरफ से, जो पहले जो दिया है वही चीजें हमें लिखना है। उत्तर ए बी और ई एफ, रेखा ए बी समांतर है ई एफ के और क्यू और पी इसकी तिर्यक, मतलब हम लोग ने पहली रेखा ली ए बी और दूसरी रेखा, तीसरी रेखा ली ई एफ और तिर्यक रेखा क्या माना, क्यू और पी। ये क्यों लिया, क्योंकि हमें पहले y और z के बारे में बात करनी है। y और पहले x और z के बारे में बात कर लेंगे, फिर y और x के बारे में बात कर लेंगे। फिर पहले हमें देखो बच्चा, ये जो नियम है अगर आप ध्यान से देखो, हमने ए बी समांतर है ई एफ क्यों लिया है, क्योंकि हमें एक्स और जेड के बारे में बात करनी है। तो एक्स जेड का रिलेशन क्या होगा, ये एकांतर कोण का रिलेशन होगा। देखो मैंने कहा था जब जेड बनता है तो वहां पे जो कॉर्नर में जो रहेगा कोण उसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो देख रहे हो आप ये जेड बन रहा है, तो कोण एक्स बराबर होगा कोण जेड के। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है कोण x बराबर है कोण z के, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो y और z, यहाँ पे देखेंगे y और z 3:7, तो मैंने वही लिखा है 3:7 दिया हुआ है। अगर ये चीजें आप देखो तो z z दोनों में मिल रहा है, z z में ये देखो कोण z कोण x सर्वांगसम है कोण z के। अभी ये दोनों z z अगर देख रहे हो तो मिल रहे हैं, तो अगर x की जो वैल्यू रहेगी वही z की भी वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे ये दिया हुआ है, तो x और कोण y और x, इसका भी मान क्या होगा, 3:7 होगा, 3:7। इसको अगर 3:7 हमने साबित कर दिया तो इसको समान गुणज m मान लिया। ये m की जगह आप कुछ भी मान सकते हो, a b p q मान, लेकिन x y z को छोड़ के आप यहाँ पे जो अल्फाबेट दिया रहेगा वो नहीं मानना है। तो कोण m माना कि m यह अनुपात 3:7 का समान गुणज है, ठीक है। तो पहला ये क्या हो जाएगा y, ये देखो y है तो y के लिए क्या हो जाएगा 3m, अगर मैं इसका गुणा इसमें करती हूँ तो 3m हो जाएगा। फिर m का गुणा अगर मैं साथ में करती हूँ तो 7m हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो गई 3m और x की वैल्यू क्या हो गई 7m। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। फिर इस तरह से 3m और 7m निकाला हम लोग ने ए बी और ई एफ को समांतर रख के। अभी हम आगे देखते हैं, ए बी और सी डी को समांतर रखते हैं। अब किसकी बात चल रही है, एक्स वाई की बात चलेगी इसके लिए। हाँ, तो ये देख लेते हैं एक्स वाई की बात चलने वाली है। तो यहाँ पे देखते हैं ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के और क्यू पी, क्योंकि क्यू पी इसकी तिर्यक रेखा है। अगर आप देखोगे एक्स और वाई अंतः कोण है, दो समांतर रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं अंतः कोण। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 180 होती है। कितनी होती है, 180। अंतः कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180।
तो यहाँ कोण x प्लस कोण y बराबर 180। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 7m और y की वैल्यू कितनी निकाली थी 3m। तो यहाँ 7m प्लस 3m बराबर 180। 7 और 3 कितना हुआ 10 बराबर 180। बच्चा ये रिलेशन गुणे का है तो कहाँ जाएगा बटे के हर में, बटे के हर में जाएगा तो ये 0 0 कट गया। तो m बराबर कितना हुआ 18, कितना आया 18। अभी हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें मान x का ज्ञात करना है, तो हम x निकालेंगे। y का वैल्यू बोलेगा तो हम y का भी मान निकाल सकते हैं। फिलहाल x बोला है तो x की वैल्यू कितनी है 7m, तो 7 अभी बराबर x बराबर 7 गुणे 18। क्यों लिखा 18, क्योंकि m की वैल्यू कितनी है 18। ये 7 और m में किसका रिलेशन है, गुणे का। तो 7 गुणे 18 तो कितना हुआ, x की वैल्यू 126 आया। x की वैल्यू कितनी आई, 126 आ गई। क्लियर है। तो इस तरह से बच्चा आपका ये 5वां सवाल भी कंप्लीट होता है। बहुत इजी सवाल है, यहाँ पे बहुत इजी सवाल है। पहले हम ए बी को और ई एफ को कंपेयर करेंगे, जो एक्स और जेड मिलेगा एकांतर कोण के प्रमेय से। फिर हमने उसका ये 3:7 रख दिया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7m और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3m। फिर हमने किसको कंपेयर किया, ए बी और सी डी को कंपेयर कर दिया, जिसमें एक्स वाई है, एक्स वाई। तो एक्स वाई अंतःकोण हो गए, अंतःकोणों का मापों का योगफल 180 अंश। तो 7 और 3 कितना हुआ 10, m बराबर 180। इसको सॉल्व किया तो कितना है 126। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत मजेदार सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। यहाँ पे अगर आप देखो क्वेश्चन में दिया है आकृति 2.26 में, यहाँ पे Q समांतर है R के, ठीक है, और P इसकी तिर्यक रेखा है, P इसकी तिर्यक रेखा बोला गया है, और A बराबर 80 अंश बोला है, और हमें F और G का मान ज्ञात करना है। मतलब अगर ध्यान से देखोगे कैमरा में और नजदीक लेके जाके बता रही हूँ, यहाँ Q और R समांतर है और P उसकी तिर्यक रेखा है। तो हमें मान किसका दिया है, A की वैल्यू दी है, A बराबर 80 अंश दिया है, और निकालना क्या है, F और G निकालना है, F और G निकालना है। कैसे निकालते हैं देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले A बराबर 80 अंश दिया है, तो A बराबर G रहेगा, A बराबर G रहेगा। क्यों, दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय से। दूरस्थ अंतः मतलब देखोगे आप, ये भी एक z आकृति बन रही है। अगर इसको ड्रॉ करूं तो यहाँ पे ये z आकृति, तो a की वैल्यू जो रहेगी, ये दूरस्थ मतलब बाहर वाला, तो ये बाहर वाला a आया, तो ये g भी क्या हो जाएगा, बाहर वाला। तो ये दूरस्थ अंतःकोण ये दोनों बराबर हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो a की वैल्यू 80 है, तो g की भी वैल्यू क्या होगी 80, ठीक है। तो इस तरह से g का वैल्यू निकल गया। अब f की वैल्यू निकालनी है, तो f की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर आप देखो तो ये f और g एक रेखीय युगल कोण है। ये एक रेखा है, उसमें एक कोण बन रहा है, ये रेखा है उसमें एक कोण बन रहा है, दो कोण बन रहे हैं एक रेखा में, दो कोण, तो उसको क्या कहते हैं, रेखीय युगल कोण। तो रेखीय युगल कोण का माप कितना होता है 180। तो कोण F प्लस कोण G, कोण F प्लस कोण G बराबर 180 अंश, ठीक है। तो कोण F प्लस कोण G बराबर 180 अंश, रेखीय युगल कोण। तो कोण F प्लस G की वैल्यू कितनी निकाली हम लोग ने 80, ठीक है। तो कोण F बराबर 180, ये प्लस है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस। कोण F बराबर 100 अंश, कितना हो गया 100 अंश हो गया। इस तरह से अगर उत्तर देखें तो कोण F तथा कोण G, तो F की वैल्यू कितनी निकली है 100 अंश और G की वैल्यू कितनी निकली है 80 अंश। तो हम इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे कि ये हमारी वैल्यू निकली है। इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, हाँ। तो G की वैल्यू कितनी निकली है 80 और F की वैल्यू कितनी निकली है 100। ये बहुत इजी सवाल था बच्चा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये भी बहुत इजी सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। इसको देखो बच्चा, अगर आपको प्रमेय और कोणों के जानकारी हो गई
तो ये बहुत हार्ड सवाल नहीं है, इजी सवाल है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, 7 की तरफ चलते हैं। इसमें भी सिद्ध करना है, इसमें भी चीजें बतानी है। देखते हैं आकृति 2.27 में हमें इस ड्राइंग में देखना है, यदि रेखा ए बी समांतर है सी एफ के तथा रेखा बी सी समांतर है ईडी के। तो पहले देख लेते हैं रेखा ए बी, तो ये ए बी है, ठीक है। और क्या बोला, सी एफ नहीं, यहाँ पी एफ आना चाहिए, सवाल में करेक्शन है, तो बच्चा ये पी एफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन है, सी एफ नहीं पी एफ रहेगा। ए बी समांतर है पी एफ के और बी सी समांतर है ईडी के, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी और क्या बोला है ई एफ डी ई ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, वो सिद्ध करना है। तो बहुत इजी सवाल से कैसे सिद्ध करते हैं देखते हैं। प्रमेय के जरिए, कोणों के जरिए, जो कोण है, जो प्रमेय है, उससे रिलेटेड सवाल जो रहते हैं उसको करना, हल करना है। तो चलो बच्चा ये सवाल की तरफ भी देख लेते हैं। तो ए बी समांतर है पी एफ के और बी सी समांतर है ई डी के। ये चीजों को ध्यान में रख के हमें इस कोण को क्या करना है, सर्वांग सम साबित करना है। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कोण लेके कौन कौन सा कोण सर्वांग सम होगा, फिर उसके आगे हम सवाल करेंगे। तो बच्चा ये सवाल भी बहुत इजी है, ध्यान से देखोगे, मैंने सवाल एक्सप्लेन कर दिया है। हम उत्तर की तरफ आते हैं। रेखा ए बी, ये रेखा ए बी है और पी एफ क्या है, समांतर है। यहाँ पे समांतर रेखा है, ये दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। और रेखा बीसी, ये जो रेखा, ये और ये रेखा को बीसी क्या कर रही है, तिर्यक रेखा, इसकी तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो तिर्यक रेखा बन गया है, तो हमें कहीं ना कहीं एकांतर या संगत कोण मिलने वाला है। तो मैं पहले लाइन ड्रॉ कर देती हूँ कि कैसे हमें एकांतर कोण मिलेगा। अगर आप देखो तो ये Z आकृतिक बन रही है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या बनेंगे, एक दूसरे के एकांतर बनेंगे। देखो ये Z बन रहा है ना, तो अभी यहाँ पे मैंने लिखा इसलिए ए बी सी, मतलब ये वाला बी बीच में है, यानी बी वाला कोण। तो ए बी सी सर्वांग सम किसके है, बी सी डी के होगा। एकांतर कोण, एकांतर कोण मैंने अभी ये ड्राइंग करके बताया कि जब Z आकृतिक बनती है तो उसका जो ये कॉर्नर पार्ट रहता है उसको क्या कहते हैं, एकांतर कोण। तो ये हो गई। तो एकांतर, तो हम लोग ने ए बी और पी एफ ये दो समांतर रेखा माने और तिर्यक रेखा क्या माना, बीसी, क्या माना, बीसी। तो उसमें से एक एकांतर कोण हम लोग ने निकाल लिया, ए बी सी सर्वांग सम है बी सी डी। ये याद रख लेना, कोण का नाम बराबर लिखना, कोण का नाम लिखना बहुत जरूरी है, वो भी परफेक्टली। अगर मुझे कोण बी बताना है, देख लो, अगर कोण बी बताना है और कोण सी बताना है, तो मैंने ए बी सी तीन नाम में लिखा। कोण ए बी सर्वांग सम है सी के, तो हम लोग ने क्या लिखा, बी सी डी। तो देखो बराबर सी बीच में आ रहा है, तो ये एकांतर कोण। आगे हम चलते हैं, रेखा बीसी, अभी हम इसकी तरफ चलते हैं। रेखा बीसी समांतर है ई डी के, डी के, बीसी समांतर है डी के, और तिर्यक रेखा भी क्या मानी है, पीएफ मानी है, क्या मानी है, पीएफ। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कैसे आगे होगा, कैसे सिद्ध करना है। तो ये चीजें अगर आप देखो तो बीसी, रेखा बीसी और रेखा ईडी तिर्यक रेखा पीएफ है। तो अभी इसमें अगर आप देखो, ये सी और डी की बात करें, सी और डी की बात करो तो ये संगत कोण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, संगत कोण। संगत कोण मतलब देख रहे हो आप लोग कि ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर है। अभी हमें इसको तीन नाम में लिखना है। पहले हम लोग ने एकांतर कोण ढूंढ लिया, अब हमने संगत कोण ढूंढ लिया। अब तीन नाम में कैसे लिखेंगे,
तो सी को रखना है बीच में, तो क्या लिखेंगे, बी सी डी सर्वांग सम है एफ डी ई के, एफ डी ई के, बी सी डी, देखो सी बीच में आया है, सी बीच में आया है, ठीक है, बी सी डी सर्वांग सम है एफ डी ई के। हाँ, ये क्या हो गया, संगत कोण की कसौटी से। तो ये कथन 1 और ये कथन 2, कथन 1 तथा 2 से अगर आप ध्यान से देखो बच्चा, कथन 1 तथा 2 से, तो ये और ये दोनों कोण सेम नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये बी सी डी सर्वांग सम है कोण बी सी डी के। अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो ये और ये भी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। कथन 1 तथा 2 से पहले एकांतर कोण को कथन 1 डाला और दूसरे संगत कोण को कथन बी डाला। क्लियर है? तो इस तरह से कथन 1 तथा 2 से अगर ये कोण बी सी डी सर्वांग सम है कोण बी सी डी के, तो उसी प्रकार से कोण ए बी सर्वांग सम किसके होगा, इसके होगा, किसके होगा, एफ डी ई के होगा। तो यही हमें साबित करना था, कोण ए बी सी सर्वांग सम है एफ डी ई के कथन 1 तथा 2 से। अगर वो सर्वांग सम है, इसका मतलब वो दोनों बराबर भी हैं। तो ये हमें क्या करना था, साबित करना था, सिद्ध करना था। तो इस तरह से हम लोग ने साबित किया। पहले हम लोग ने क्या लिया, ए बी और पी एफ, उसकी तिर्यक रेखा ली बी सी ले ली हम लोग ने। बीसी लेने के बाद हम लोग ने एकांतर कोण लिखा, फिर हम लोग ने क्या लिखा, बीसी और ईडी का समांतर रेखा माना और पीएफ तिर्यक रेखा लिया, उसमें संगत कोण ढूंढ लिया। कथन 1 तथा 2 से, कथन 1 तथा 2 से ये सिद्ध होता है कि कोण ए बी सर्वांग सम है कोण एफ टी ई के। तो बच्चा ये हमारा ये अभी 8वां सवाल जो लास्ट सवाल है वो करना है। तो ये सवाल करने से पहले हम देख लेते हैं कि सवाल में क्या दिया हुआ है। तो सवाल एक्सप्लेन करती हूँ। आकृति 2.28 में रेखा ए बी समांतर है सी डी के, रेखा ए बी समांतर है सी डी के, और ये पी एस इसकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पे क्यू एस क्यू वाई और क्या बोला है आर एक्स और आर वाई, यह कोण समद्विभाजक है। तो सिद्ध कीजिए कि क्यू एक्स आर वाई एक आयत है। मतलब देखो कोण समद्विभाजक है, इसका मतलब बच्चा कहीं ना कहीं उनके कोण क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। पहला तो हमें हिंट यही दे दिया है। तो हम अगर देखें ये सवाल की तरफ, तो अगर ये देखो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो मैं यहाँ पे एक्स एक्स लिख देती हूँ। ये कोण समद्विभाजक बोला है, ये भी कोण समद्विभाजक है, तो मैं यहाँ पे वाई वाई लिख देती हूँ। ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। फिर अगर आप और देखो तो ये भी सर्वांग सम, इधर डब्ल्यू डब्ल्यू लिख देती हूँ और इधर जेड जेड लिख देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से कोण एक्स एक्स, कोण वाई वाई, कोण डब्ल्यू डब्ल्यू, कोण जेड जेड, अगर इनका सबका मान आयत बोला है, क्या बोला है, आयत, आयत के सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री। अगर कोण x का मान 90 डिग्री, कोण q का, कोण y का, कोण r का, अगर सबका 90 डिग्री निकल जाता है तो ये क्यू एक्स आर वाई ये क्या होगा, एक आयत होगा। ठीक है ना। तो चलो हम सवाल को तो बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। अभी उसके बाद हम आंसर्स की तरफ चलते हैं। तो ये सवाल मैंने लिखा हुआ है, हम शुरू कर रहे हैं। अगर आप देखो तो पहले ही दिया है किरण क्यू एक्स, ये क्यू एक्स दिया हुआ है, यह ए क्यू आर का समद्विभाजित करती है। ए क्यू आर मतलब कौन सा कोण, अगर आप देखो मैं डॉट डॉट करके बता रही हूँ सवालों की तरफ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझे। मतलब ये देखो, ये और ये वाले कोण को
ठीक है, ए क्यू आर, यह क्यू एक्स क्या कर रहा है, समद विभाजित कर रहा है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है, एक्स एक्स दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसका नाम लिखने का तरीका, अगर मुझे ये दोनों को बराबर, मैं क्या लिखूंगी, ए क्यू एक्स सर्वांग सम है एक्स क्यू आर के। देखो ये मुझे बीच में रखना है, तो मैं क्या लिखूंगी, पहले ये एक्स वाला लेना है, ठीक है, तो क्या लिखूंगी, ए क्यू एक्स, मतलब ये वाला कोण, ये वाला, ठीक है। अब मुझे ये वाला कोण लेना है, तो मैं क्या लिखूंगी, एक्स क्यू एक्स क्यू आर, देखो मैंने यहाँ लिखा है कथन। अभी ये दोनों अगर देखेंगे तो मैंने इसको मान लिया है, माना कि ए एक्स क्यू और एक्स क्यू आर एक्स है। उसी तरह से अगर आप देखो तो ये भी वाई वाई है, इसका भी लिखने का तरीका कैसे होगा, अभी मुझे ये लिखना है, ये वाई को लेना है, तो ये वाई को लेना है तो मैं कैसे लूंगी, क्या लूंगी, क्यू आर एक्स, मतलब देखो क्यू आर एक्स मतलब ये हो जाएगा, ये वाला, तो क्यू आर एक्स, ठीक है। और इधर से क्या लूंगी, सी एक्स आर सी, मतलब ये वाला, तो ये भी वाई हो गए। तो इस तरह से एक्स एक्स और ये वाई वाई हो गए। अब मैंने ये क्यू एक्स निकाला था, उसी तरह से क्यू आई भी निकाल लेती हूँ। तो जो ये किरण है क्यू आई, यह बी क्यू आर को समद विभाजित करती, देखो ये बी है, ये क्यू है और ये आर है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, समद विभाजित करते हैं। तो समद विभाजित करते हैं, तो ये भी जेड जेड है, ये डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाएगा। तो आगे इसी को ही देखते हैं, कैसे कैसे सवाल दिखने में बड़ा लगेगा बच्चा, लेकिन इसे हल करने में बहुत इजी लगेगा। जब आपको वो 3 नाम में आ जाएंगे लिखने के लिए, तो बहुत इजी लगने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आगे का। तो अगर हम देखें तो इसको यहाँ पे अगर क्यू आई बोला है, क्यू आई बी क्यू आर का समद विभाजित है, तो अभी मैं ये वाला जेड, ये जेड दोनों बराबर साबित करने वाली हूँ। तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ लिखूंगी बी क्यू वाई, बी क्यू वाई, देख रहे हो, बी क्यू वाई मतलब बी क्यू वाई, ये वाला कोण, ये वाला कोण, बी क्यू वाई, ये वाला कोण। तो ये बी क्यू आई और वाई क्यू आर, ये इसका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, दोनों जेड हो जाएंगे। तो डब्ल्यू भी इसी तरह से नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे, क्यू आर वाई, मतलब क्यू आर वाई, ये वाला कोण देखोगे, अभी मैं इसको स्केच पेन चेंज कर रही हूँ। अगर मुझे ये लेना है तो क्यू आर वाई, ये वाला कोण, वाई आर डी, ये डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्स एक्स वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू और जेड जेड का सबका कथन 1, कथन 2, कथन 3, कथन 4 से लिख लिया। अब एक एक चीजों को हमें अभी साबित करना है फटाफट। हमें साबित सिर्फ ये करना है कि कोण एक्स 90 डिग्री होना चाहिए, कोण क्यू 90 डिग्री होना चाहिए, कोण y 90 डिग्री होना चाहिए, कोण r 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये चारों 90 डिग्री हो गए, तो क्या हो जाएगा कि ये चारों 90 डिग्री हो गए, तो आयत के सभी कोण क्या होते हैं, 90 अंश होते हैं। तो अगर आयत के सभी कोण 90 अंश होते हैं, तो वो सभी कोण 90, तो वो आयत सिद्ध हो जाएगा अपने आप। तो ये देखते हैं क्या लिखा है, ए बी समांतर है सी डी के, तो ए बी समांतर है सी डी के और पी एस उसकी तिर्यक रेखा है। चलो ठीक है, अभी हमने क्या लिखा, ए क्यू आर, अगर ए क्यू आर और क्या लिखा है, क्यू आर सी, ये क्या होगा, अंतःकोण 180 डिग्री, ठीक है। ए क्यू आर मैंने बताया था, अंतःकोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे ए क्यू आर और क्या लिखा है, क्यू आर सी बराबर 180 अंश। इसमें देखोगे तो 2x मिलेगा, ठीक है, और इसमें 2y मिलेगा। ये पहले वाले कोण में 2x और दूसरे वाले कोण में 2y। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, अभी ए क्यू आर में मैं दो कोण निकालूंगी, क्या निकालूंगी, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो ए क्यू एक्स और एक्स क्यू आर मैंने लिख दिया। ए क्यू आर में दो कोण बना हुआ है, ये क्यू आर में दो कोण बना हुआ है, इसमें दो कोण बने हुए ये वाले, और इसमें भी दो कोण बने हैं, देखो यहाँ ए क्यू एक्स और एक्स क्यू आर ये लिख दिया। वाई, ये देखो वाई वाला है,
तो मैंने फिर ये y वाला लिख दिया क्यू आर एक्स, और क्या लिखा एक्स आर सी बराबर 180। तो कोणों के योग अंतर्गृहीत हैं। तो अभी देखो इसके एक्स एक्स, ये वाई वाई, ये 180, तो ये एक्स एक्स कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया 2y बराबर 180। अभी ये दोनों में 2 कॉमन है, बाहर निकालिए, x प्लस वाई बराबर 180। क्लियर। तो अभी ये रिलेशन गुणे का है, तो वो कहाँ जाएगा, बटे के हर में जाएगा। तो 180 का आधा किया तो कितना आया 90। हाँ, अभी इसमें अभी देखेंगे हमें एक त्रिभुज भी मिल रहा है एक्स क्यू आर। देखेंगे एक्स क्यू आर मतलब ये, अगर ये देखो ये वाला त्रिभुज हमें मिल रहा है, ये जो गोला है एक्स क्यू आर, तो इसका भी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 अंश होता है। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो ये त्रिभुज के कोण में अगर देखो यहाँ से x मिल रहा है, यहाँ से y मिल रहा है, और ये हमें निकालना है। तो ये देखो हमने तीनों नाम लिख लिया एक्स क्यू आर। देखेंगे एक्स क्यू आर कहाँ है, एक्स क्यू आर मतलब ये वाला कोण जिसमें हमने x निकाल लिया, एक्स क्यू आर मतलब x निकाल लिया। फिर हमने क्या लिया है एक्स आर क्यू, तो देख लेते हैं एक्स आर क्यू, तो इसमें हमने y निकाल लिया एक्स क्यू आर। ठीक, और तीसरा कोण क्या है क्यू एक्स आर, वो हमें नहीं दिया हुआ है। तो x प्लस वाई, एक्स प्लस और एक्स क्यू आर, तो ये दोनों का क्या है 90 अंश दिया, जो हमने निकाला है x प्लस वाई बराबर 90। तो कोण क्यू एक्स आर 180 माइनस 90 कितना हो गया 90 अंश हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का मापों का योगफल कितना होता है 180। फिर से मैंने ये ड्राइंग यहाँ वापस बना रखी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसी प्रकार से हम W, अभी देखो एक्स वाई को सिद्ध किया, तो हम लोग जेड डब्ल्यू को भी सिद्ध करेंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्यू वाई आर, क्यू वाई आर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री है 7वें कथन से। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये वाला बड़ा वाला कोण लेंगे, क्योंकि मुझे अभी x तो कर लिया, एक साबित कर लिया। ठीक है, कि x की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री आ गई। ये देखो हमने साबित किया ना यहाँ पे क्यू एक्स आर बीच में x आ गया, तो हमने ये साबित कर लिया कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। अब हमें इसकी वैल्यू साबित करनी है। ठीक है, तो अभी जैसे x को साबित किया उसी प्रकार से हम y को भी साबित कर दिया हम लोग ने, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। अब बचा क्या Q और R, हमें QR को भी 90 डिग्री साबित करना है। कोण Q और कोण R अगर ये दोनों साबित हो गए, तो फिर इसी तरह से क्या हो जाएगा, वो आयत बन जाएगा। ये जो है ये जो ड्राइंग है वो आयत सिद्ध हो जाएगी। तो हमें अगर Q लेना है, तो Q लेने के लिए बच्चा हमें देखना पड़ेगा कि AQR, देखेंगे AQR और क्या बोला है BQR, ये क्या होगा 180 अंश रेखीय युगल कोण से। ठीक है, तो AQR और BQR ये 180 होगा क्योंकि एक लाइन में 2 कोण की निर्मिति हो रही है। तो ये 180 अंश हो गया। इसमें भी देखोगे बच्चा AQR में 2x है। ठीक है, AQR में 2x है और ये BQR में 2z है। ये 2x है 2z है, हमने नाम लिखा हुआ है यहाँ से जो हमने लिखा था ना x, और ये देखो x और z दो मिला, तो यही नाम हमें यहाँ पे उतार देना है। ठीक है, तो ये देखो ये नाम हम लोग ने उतार दिया, तो ये दो एक्स आ गए, ये 2z आ गया, 2x प्लस 2z बराबर 180 अंश। ठीक है, इसमें 2 कॉमन निकाला तो कितना आया, रिलेशन गुणे का बटे के हर में, तो कोण x प्लस z बराबर 90। ठीक है, ये हो गया। तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे उसी तरह से हमें इसको भी ये करना पड़े 90, ये कथन एक आ गया। अभी इसमें आप देखोगे तो एक्स क्यू वाई मतलब ये वाला एक्स क्यू वाई मतलब इसका 90 डिग्री हो गया। तो एक्स क्यू वाई में 90 हो तो उसमें एक्स और जेड मिला हुआ है, तो उसमें एक्स और जेड मतलब ये पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 90। देख रहे हो एक्स क्यू आर में 2 चीजें मिली है, एक्स क्यू आर और यहाँ वाई क्यू आर ये दिया हुआ है।
इसकी वैल्यू कितनी निकली है 90, मतलब एक्स क्यू वाई मतलब क्या हो गया 90। उसी प्रकार से हमें क्या साबित करना पड़ेगा, डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू 90 डिग्री ये सिद्ध करना। तो इसके लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, फिर से वही चीजें जिस तरह से हम लोग ने ये सिद्ध किया उसी तरह से हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि y और w भी क्या होगा 90 अंश होगा। तो अभी ये भी 90 अंश हो गया, मतलब x 90 अंश हो गया, y 90 अंश हो गया, q 90 अंश हो गया, r भी। हमने पहले x को सिद्ध किया तो y उसी तरह से हमने 90 डिग्री साबित किया। हम लोग ने इधर q 90 डिग्री बताया, q 90 डिग्री बताया, तो इधर से r भी 90 डिग्री उसी प्रकार से सिद्ध हो गया। तो कथन यहाँ पे देखोगे कि अभी सबका मान लिखना है, क्यू एक्स आर मतलब x, क्यू आर वाई मतलब y, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, x क्यू वाई, तो x क्यू वाई मतलब ये q, ठीक है। और इधर से x आर वाई मतलब r, ये सभी बराबर 90 डिग्री है कथन 6, 7, 9 और 10 से। तो ये क्या हो गया, क्यू एक्स आर वाई एक आयत है, ये सिद्ध हो गया इससे, इसके जरिए। तो बच्चा आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं। हेलो हेलो टीचर, हाँ बोलो। एक बार दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट लेना है। हेलो। अब बच्चों इसके पहले भी मैंने कहा है कि स्क्रीनशॉट जब मिस पढ़ाती होती है ना तभी आपको लेना है। जिन बच्चों को क्वेश्चन पूछना है वही पूछेंगे, स्क्रीनशॉट के लिए कोई क्वेश्चन होगा नहीं अभी। आयुष पांडे पूछ लो बेटा, क्या पूछना है आपको। टीचर हाँ बोलिए बच्चा। टीचर वो 5 का वापस बताओ ना। कौन सा 5 रेखा है बी। अच्छा 5 में आपको बच्चा क्या नहीं समझा, टीचर ये आंसर। हेलो टीचर। हाँ ठीक है बच्चा, मैं आपको एक शॉर्टली एक्सप्लेन कर रही हूँ। मुझे लगता है आपको सवाल ही नहीं समझ में आया है क्योंकि आपने मुझे सवाल बताया नहीं कि आपको क्या नहीं समझा है, ठीक है ना। तो बच्चा यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि क्या पूछा क्या गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए बी समांतर है सी डी के और ई एफ उसके, मतलब ये तीनों रेखा एक दूसरे के क्या है समांतर, और उसकी तिर्यक रेखा क्या है क्यू और पी है। और हमें इसमें y अनुपाते z का मान 3:7 दिया और x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें y और z का अनुपात दिया हुआ है और हमें x की वैल्यू, तो यहाँ देखेंगे जो दिया हुआ है वही लिखा हमने, ए बी समांतर है EF के। इसको क्यों लिया, क्योंकि हमें x और z का हमें आगे एकांतर कोण लिखना है, ये x और z चाहिए। तो उसकी तिर्यक रेखा क्या हो गई, QP हो गई। तो यहाँ पे कोण x सर्वांगसम है कोण z के, देखो मैंने यहाँ z की बनाई है, मतलब एकांतर कोण है। यहाँ कथन एक से y और z की वैल्यू 3/7 दिया है, मतलब कोण y अनुपाते x कितना निकलेगा 3:7 कथन एक से। अभी यहाँ आप देखोगे तो अभी ये अनुपात है तो हम इसका ना गुणा कर सकते हैं ना भाग कर सकते हैं। तो इसमें माना कि समान गुणज m माना है, तो y के लिए कितना हो गया 3m, अगर m का गुणा 3 में करेंगे तो 3m, m का गुणा 7 में करेंगे तो 7x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7m। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ए बी और सी डी में x और y ये तिर्यक रेखा क्या बन जाएगी QP बन जाएगी। तो अगर यहाँ पे एक्स वाई एक अंतः कोण है उसकी वैल्यू कितनी होती है 180। ये जो अंदर वाला कोण बनता है इसका टोटल वैल्यू 180 होता है, कितना होता है 180।
तो कोण x और कोण y बराबर कितना हो जाता है 180। अंतः कोण के प्रमेय से तो देखेंगे 7 + 3m बराबर 180, तो 7 3 10 180, m बराबर 180 बटे 10, 0 0 कट गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 18। कितनी आ गई 18। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी है, x बराबर 7m है, तो x बराबर 7 है, 7 गुणे 18, क्योंकि m की वैल्यू कितनी आई है, अगर आप देखोगे तो यहाँ 18 आई है, तो 7 गुणे 18 किया तो कितना आया 126। अभी कोई डाउट है बच्चा इस सवाल में? हेलो, हेलो टीचर। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चा, बोलो। टीचर समांतर रेखा मतलब? समांतर रेखा पूरा हाँ। चैप्टर खत्म हो गया, अभी आपको समांतर रेखा नहीं समझा? ओह माय गॉड। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताती हूँ समांतर रेखा होता क्या है। ये देखो बच्चा, जब दो रेखाएं एक साथ जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। जैसे अभी मैं आपको समझाऊं कि ये बुक है, अभी यहाँ देखेंगे, ये स्केल है, तो ये देखो ये रेखा, ये देखो दो पेन मैं रख देती हूँ तो ये एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, देख रहे हो, ये दो हाँ। पेन है, ये दो पेन है, अगर मैंने यहाँ पे स्केल रख दी तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए, और ये क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। क्लियर है? तो हाँ टीचर। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती, वो सीधे चलती रहती हैं, और ये तीर है, तो इससे बनने वाले जो कोण होते हैं, इसमें अंतः कोण होता है, संगत कोण होता है, एकांतर कोण होता है, ठीक है, रेखीय युगल कोण बनता है, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा के बीच में बहुत सारे कोण बनते हैं, तो वो कोण कैसे बनते हैं वो पढ़ना था इस चैप्टर में। ओके टीचर। हेलो थैंक यू टीचर। टीचर। हाँ बोलो बच्चा। थर्ड वाला बताइए ना। थर्ड वाला तो क्वेश्चन है ही नहीं है, थर्ड वाला है ही नहीं, हमारा 4 से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन नंबर अरे 4 ये 5 वाला 6 7 8। 2.26 वाला। 2.26 वाला ये क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6? हाँ टीचर। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ये चीजें जो दी गई हैं, क्यू समांतर है आर के, क्यू समांतर है आर के, और तिर्यक रेखा क्या है, पी उनकी तिर्यक रेखा है, ए की वैल्यू आपको 80 दी गई है, ठीक है, तो ए की वैल्यू आपको 80 दी गई है। आगे हम देखते हैं क्या और हमें क्या निकालना है, एफ और जी की मान निकालना है, एफ और जी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं कोण ए बराबर 80 अंश दिया हुआ है, तो कोण ए बराबर 180 यहाँ लिख लेते हैं, कोण ए, कोण ये इसको कोण बना देते हैं, कोण ए सर्वांगसम है कोण जी के, क्यू सर्वांगसम है, अगर आप देखो कोण ए और जी, तो ये बन जाएगा दूरस्थ एकांतर कोण। दूरस्थ एकांत देख रहे हो, मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताया था कि ये जो ए है ये जी के क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएंगे दूरस्थ अंतः कोण के प्रमेय से। कोण ए की वैल्यू 80 है तो कोण जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद अगर आप देखोगे कोण एफ और जी, कोण एफ और जी, कोण एफ और जी क्या होगा, रेखीय युगल कोण से 180 अंश हो जाएंगे, कोण एफ और जी क्या हो जाएंगे 180 अंश हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जी की वैल्यू देखोगे यहाँ पे 80 है, तो मैंने ये 80 पुट किया, तो एफ बराबर 180, ये प्लस है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 80, तो यहाँ पे क्या आ गया 100 अंश। तो इस तरह से एफ तथा जी, देखो एफ तथा जी का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, तो एफ की वैल्यू 100 हो गई और जी की वैल्यू क्या हो गई 80 हो गई। ठीक है, हाँ थैंक यू टीचर। मिस वेलकम बच्चा। समय हो गया मिस, आप लास्ट स्टेटमेंट दीजिए और
फिर हम लोग एंड कर देंगे क्लास का। ठीक है, इस तरह से बच्चा हम लोग ने समांतर रेखाएं का अध्ययन किया है। धन्यवाद।